बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। हम लोग पहुंच गए हैं जनरल साइंस के चैप्टर नंबर 10 पे, उर्दू मीडियम। चैप्टर का नाम है साइंस और टेक्नोलॉजी। स्टार्ट करते हैं। एज़ यूजली पहले ऑब्जेक्टिव करते हैं, उसके बाद शॉर्ट और लॉन्ग की बारी आएगी। इसमें काफ़ी सवाल एक्स्ट्रा शॉर्ट और एक्स्ट्रा लॉन्ग है, मैं वो भी करा देता हूँ। पहले तो ट्रू एंड फॉल्स आ गए। लेज़र लाइट और आम लाइट में कोई फ़र्क नहीं होता, बिल्कुल गलत है। आपको पता है कि लेज़र लाइट की जो वेव लेंथ है वो तमाम रेस की एक जैसी होती है, तभी तो वो फैलती नहीं है और दूर तक जाती है। जबकि जो आम लाइट है, बल्ब आप देखते हैं, वो फैल जाता है उसकी जो रोशनी है। तो ये रॉन्ग इसका था। आला समात रडार कराता है, बिल्कुल गलत है। वो तो सुनने के लिए होता है, वो और चीज़ है। एक्सरेज गोश्त से गुजर जाती हैं, बिल्कुल ठीक है। आपको पता है कि जब एक्सरे वगैरह कराया जाता है कि वो खुदा न खासा हड्डी टूट जाए या किसी और इशू के लिए, तो वो आपके गोश्त से गुजर कर जो हड्डियाँ हैं उनको सिर्फ जो है उसका वो स्कैन करती हैं एक्सरे। रेडियो एक्टिविटी ज़राए से निकलने वाली शुआएं बेज़रर होती हैं, बिल्कुल गलत बात है। वो तो इंतहाई ख़तरनाक होती हैं, ख़ास करके जो गैमा रेज होती हैं। अल्ट्रासाउंड 20 किलोहर्ट्ज़ से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की साउंड्स हैं, बिल्कुल सही बात है। आपने अल्ट्रासाउंड और अल्ट्रा सोनोग्राफी स्कैन का नाम सुना होगा, तो ये इनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 20 किलोहर्ट्ज़ से ज़्यादा होती है। ये ट्रू है, बिल्कुल सही जवाब है। तो 2 जवाब ठीक थे और 3 जवाब गलत थे। एमसीक्यूज आ गया। न्यूक्लियस से जो रेडिएशन का खराज होता है वो उसे रेडियो एक्टिविटी कहते हैं, यही इसकी बुनियादी डेफिनेशन भी है। अल्ट्रासाउंड की फ्रीक्वेंसी अभी हम पीछे पढ़ के आ रहे हैं 20 किलोहर्ट्ज़ से ज़्यादा होती है। रेडियो एक्टिविटी का अमल उन एलिमेंट्स में रुनुमा होता है जिनका एटॉमिक नंबर 82 या उससे ज़्यादा होता है। फाइबर ऑप्टिक्स रोशनी के असूल पर काम करती है, इसको कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। फाइबर ऑप्टिक्स के अंदर जो रोशनी की शुआएं हैं वो बाहर नहीं निकल पाती, अंदर ही बेंड होती रहती हैं, टकराती रहती हैं, फिर मुड़ जाती हैं। इस तरह वो तेज़ी के साथ जूं जूं अपनी रफ्तार पकड़ती रहती हैं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहा जाता है इस फिनोमेना को। खाली जगह पुर कर दें, बिल्कुल कर देते हैं जनाब। अल्फा पार्टिकल्स नेगेटिव पीरियड की तरफ मुड़ जाते हैं। बहुत सी वीडियो जो यूट्यूब पे अवेलेबल हैं उसमें ये मिस्टेक बताई गई है, बुनियादी बात है जो गलत बताई गई है। आपको पता है कि अल्फा पार्टिकल्स पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो कॉमन सेंस है कि पॉजिटिव चार्ज वाले नेगेटिव की तरफ जाते हैं और नेगेटिव चार्ज वाले पॉजिटिव की तरफ जाते हैं। तो आप किताब ही जाके देख लें, अल्फा पार्टिकल्स पॉजिटिव पीरियड की तरफ मुड़ जाते हैं, ये गलत बताया गया था। अल्फा पार्टिकल्स नेगेटिव पीरियड की तरफ मुड़ जाते हैं क्योंकि उनके ऊपर प्लस चार्ज होता है, तो जाहिर बात है प्लस माइनस की तरफ जाता है और माइनस प्लस की तरफ। गैमा रेज जो हैं उन पर किसी फील्ड का कोई असर नहीं होता, इंतहाई तेज़ रफ्तार होती हैं। ऑप्टिकल फाइबर गिलास के नफीस तार होते हैं जिनको स्ट्रैंड्स कहते हैं। बेहतर है कि आप दोनों लिख लें, उर्दू में भी और इंग्लिश में भी। लेज़र बीम की तमाम वेव्स की वेव लेंथ एक ही होती है, ये भी जो फिल इन द ब्लैंक्स है बहुत सी वीडियोस में गलत बताया गया है, आपको नज़र आएंगी। लाजमी बात है पहले बाकायदा पढ़ के समझ के तो फिर वीडियोस बनानी चाहिए, बहुत मिस्टेक हैं जो आपको नेट पे मिल जाती हैं। तो लेज़र बीम की तमाम वेव की वेव लेंथ एक ही होती है, वो तो सिमत तो कॉमन सेंस है कि सिमत तो होती है, क्या असल चीज़ है वेव लेंथ। ईसीजी जो कि दिल की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का अंदाज़ा था, आपने पढ़ा हुआ है। ईईजी होती है जो कि दिमाग की एक्टिविटी होती है, जबकि ईसीजी इलेक्ट्रिकल दिल की एक्टिविटी होती है। इलेक्ट्रिकल कार्डियोग्राम इसको कहा जाता है। मुंदरजा ज़ैद सवाल के पहले शॉर्ट क्वेश्चन देते हैं, 7 पेज नंबर मैंने लिख दिए हैं। उस्ताद मोहतरम ने लेज़र बनाने के लिए कौन सी अशिया इस्तेमाल की जाती हैं। स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 161, पेज 161 ओपन है जी। और ये मैंने पेस्टल कलर में, आपको पता है कि शॉर्ट क्वेश्चन दिए होते हैं जबकि दूसरे कलर में लॉन्ग दिए होते हैं, तो यहाँ से शुरू करना है। आमतौर पर क्रिस्टल्स मसलन रूबी, गिलास या सेमी कंडक्टर बनाने की या सेमीकंडक्टर्स लेज़र बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा कुछ गैसें भी इस्तेमाल होती हैं। साथ ये भी बता दें कि पहला इस्तेमाल होने वाला रूबी क्रिस्टल है जो लेज़र है। तो ये इसका जवाब था, ये नीचे वाले जो आखिरी 2.5 लाइन है। सेटेलाइट्स के लिए इलेक्ट्रिक पावर कहाँ से आती है। आपको पता है कि सेटेलाइट्स फ़ज़ा में कम्युनिकेशन के लिए, जासूसी के लिए, मौसम का हालात जानने के लिए, इंटरनेट के लिए, मुख्तलिफ़ चीज़ों के लिए, टीवी चैनल्स के लिए भेजे जाते हैं। तो इनको पावर कहाँ से मिलती है। इनको पावर जो इनके साथ बड़े बड़े सोलर पैनल बने होते हैं, जैसे आजकल लोगों ने घर में भी पैनल बनाए हैं, तो इनको वहाँ से पावर मिलती है। एग्जैक्ट जवाब जी आपके सामने पेस्ट कलर आ गया। सेटेलाइट्स के लिए इलेक्ट्रिकल पावर यहाँ से स्टार्ट करेंगे, सोलर सेलों के पैनल से हासिल होती है।
ये पैनल सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में तब्दील कर देते हैं। सेम वही प्रोसेस है जो कि घरों में होता है, सिर्फ ये बहुत ही आला क्वालिटी के होते हैं सोलर पैनल और काफ़ी बड़े साइज़ के होते हैं, तभी तो सैटेलाइट्स को वो रवान दवां रखते हैं। इस तरह के बाद दफ़ा स्पेस शटल के साथ भी लगाए जाते हैं। आजकल तो स्पेस शटल में एक छोटा सा न्यूक्लियर रिएक्टर टाइप होता है जिससे उसको एनर्जी मिलती रहती है। तो ये उसका जवाब था। कौन से एलिमेंट से रेडियो एक्टिविटी रेडिएशन हासिल होती हैं? इसी से अगला पेज है, पेज नंबर 165। ये आगे जी, रेडियो एक्टिविटी वो एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर 82 से ज़्यादा होता है, यानी 83 से आगे आगे वो लगातार रेडिएशन खारिज करते हैं। ये एलिमेंट्स रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहलाते हैं। इनसे जो रेडिएशन खारिज होती है उसको रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। ये 3 किस्म की होती है, अल्फ़ा रेज, बीटा रेज और गैमा रेज। अल्फ़ा रेज पॉजिटिव चार्ज, बीटा नेगेटिव और गैमा न्यूट्रल है, इस पे कोई चार्ज नहीं होता, इसलिए तो ये कहीं भी नहीं मुड़ती, बस सीधी जाती है। ईसीजी और ईईजी में क्या फ़र्क है? पेज नंबर 169। दो मुख्तलिफ जगह पे इसका जवाब है। पहले तो ईसीजी आ गया। ईसीजी का आपने जनाब ये पहली 2 लाइनें बतानी है। ईसीजी कार्डियोग्राम टेस्ट है जिससे दिल की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का अंदाज़ा लगाया जाता है। दिल एक ख़ास अंदाज में धड़कता है ताकि पंप कर सके। जो ईसीजी दिल के धड़कने से जो इम्पल्सेस पैदा होती हैं वो रिकॉर्ड हो जाती हैं। तो ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में जो दिल की एक्टिविटी धड़कने को कंट्रोल करती है। इससे थोड़ा सा नीचे आ जाएँ तो आपके सामने ईईजी है, दिमाग की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जिसे ब्रेन वेव्स कहा जाता है। इसको जनाब सर के बैरूनी सतह पर मुख्तलिफ़ किस्म के प्लग्स लगाए जाते हैं, इलेक्ट्रोड जिनको कहते हैं। तकरीबन 16 प्लग्स होते हैं और ये सर के मुख्तलिफ़ जगह पे लगाए जाते हैं और ये ब्रेन वेव्स के बारे में मालूमात देते हैं। यहाँ तक इसका जवाब है। बहुत ही अहम सवाल था कि ये क्या चीज़ है और इन दोनों में क्या फ़र्क है। स्टील में सख्ती किस तरह पी जाती है? आपने घरों के ऊपर जब लेंटर डलता है तो मोटे मोटे स्टील के रॉड्स देखे होंगे, ब्रिज बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं स्टील। तो ये वो फौलाद है जिसके अंदर कुछ कार्बन वगैरह मिक्स की जाती है तो स्टील बन जाता है। लेकिन जो आपके घरों में होते हैं स्टील, वो स्टेनलेस स्टील है, वो बर्तन है, वो थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ें मैं बाद में बताता हूँ। इसका जवाब पहले 173 पेज पे आ जाता है। ये जनाब बिल्कुल पहली लाइन है, 173 पेज है, ये नीचे देख लें आप, ये 173 पेज है। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। मैंने ऑलरेडी इसको मार्क किए हुए है। आयरन को कार्बन के साथ बाद औकात दूसरे एलिमेंट्स के साथ मिलाकर इसमें ज़रूरत के मुताबिक सख्ती पैदा की जाती है, इसे स्टील कहते हैं। आम स्टील में 1.7% तक कार्बन होता है। जबकि मैं बता रहा था जो स्टेनलेस स्टील है ये वो है जिसमें क्रोमियम, निकल या मोलिब्डेनम आम, ये वो है जो आपके बर्तन होते हैं घरों में, सर्जरी की अशिया होती हैं, हल्के फुल्के भारी मशीनरी, ये वो स्टेनलेस स्टील है। जबकि जो इमारत में इस्तेमाल होता है बिल्डिंग्स की मजबूती के लिए फौलाद लगता है, मोटे मोटे सरिये, लोहे लंबे लंबे, ये जनाब आपके आम स्टील कहलाता है। फौलाद जिसको कहते हैं, इसमें कार्बन की एमिशन होती है लोहे के साथ। लॉन्ग सवाल शुरू हो गए हैं, बहुत से लॉन्ग सवाल, बहुत बड़ा चैप्टर आपको पता है, सबसे बड़ा चैप्टर है 10th का। लेज़र क्या है, इसके चंद इस्तेमाल बताएं। 161 से लेकर 163 तक। लेज़र आगे जी पूरा पूरा मैंने निशान पूरा लगाया हुआ है, लॉन्ग लिखा हुआ है, फुल फुल कुल्लो कुल। यहाँ से चलते जाएंगे चलते जाएंगे। ये डायग्राम भी, ये दिलचस्प मालूमात भी देनी है। डायग्राम बन सकता है तो अच्छी बात है, नहीं बन सकता तब भी अच्छी बात है। और उसके बाद लेज़र के इस्तेमाल बताने हैं। सर्जरी के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद जनाब ऑप्थेल्मोलॉजी है, फिर डर्मेटोलॉजी है, ये दाग धब्बे वगैरह निकाले जाते हैं, जो कोई बाल चेहरे पे आ जाएं वो रिमूव किए जाते हैं। फिर डेंटिस्ट्री दांतों के लिए इस्तेमाल होती है। चलते 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 फाइबर ऑप्टिक से पहले पहले ये सवाल ख़त्म हो जाएगा। तो ये पेज नंबर 162 पूरा और 163 की पहली 3 लाइनें, और ये जनाब सवाल आपका शुरू होगा पेज नंबर 161 से शुरू होगा, जहाँ से लेज़र से। ऑप्टिकल फाइबर के बारे में बताना है। जहाँ पर ये सवाल ख़त्म हो रहा है वहीं से सवाल शुरू है ऑप्टिकल फाइबर का। 163 पेज, फाइबर ऑप्टिक्स आ गया, जिसको ऑप्टिकल फाइबर भी कहते हैं। ऊपर से नहीं करना, यहाँ से स्टार्ट करना है जहाँ से मैंने निशान लगाया हुआ है।
जहाँ से निशान लगा है वहाँ से स्टार्ट करना है। ऑप्टिकल फाइबर ग्लास के स्ट्रैंड्स होते हैं, हम थोड़ी देर पहले फिर इन द ब्लैंक्स कर चुके हैं। यहाँ से स्टार्ट करना है, उसके बाद इसके फ़वाइद बताने हैं। छोटा सा सवाल था 4 नंबर का, छोटू लॉन्ग जिसको कहा जाता है, यहाँ ख़त्म हो जाता है। लेकिन अहम चीज़ ये है कि इसका डायग्राम ये वाला लाजमी बनाना होगा। ये वाला बनाएं या ना बनाएं आपकी मर्ज़ी है, लेकिन ये वाला लाजमी बनाना है। ये इस पूरे फिनोमिना को देखें, अब अंदर ही रेज रह रही है, बाहर निकल ही नहीं पा रही। इसको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस कहते हैं। आपस में टकरा के शीशे लगा होता है दोनों तरफ, और अंदर ही अंदर जो है ना इसकी रेज रोशनी की बाहर निकल ही नहीं पाती। यहाँ तक रडार सिस्टम क्या है, इसी के आगे शुरू होगा टॉपिक। ये कैसे काम करता है, इसके चंद फवायद लिखें जनाब, लिख देते हैं। तो ये सैटेलाइट है और ये रडार आ गया जी। पहले रडार बताना है कि क्या है, ये किससे से बनता क्या है। रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग रडार। उसके बाद चलता जाएगा। डायग्राम अगर बन सकता है तो अच्छी बात है बड़ा आसान लेकिन थोड़ा सा मुश्किल है। जहाज़ तो बड़ा आसान ही बना हुआ है, चलते जाएं। उसके बाद बताना है कि रडार काम कैसे करता है, और ये रेडियो एक्टिविटी पहले ये दोनों टॉपिक ख़त्म हो जाएंगे। सैटेलाइट्स का अलग टॉपिक है, वो इससे ऊपर है कि सैटेलाइट की इकसाम पर तफसीली गुफ्तगू करें और उसके बेनिफिट्स यानी फ़वाइद पर रोशनी डालें। पेज 164। तो वो रडार से ऊपर वाला सवाल है, ये वाला यहाँ से स्टार्ट होगा। दोबारा बता दूँ, और बाहर के ममालिक से किसी अहम शख्सियात यहाँ से लेकर, और यहाँ निशान मैंने ये ऑलरेडी पिंक लगाए हुए है, यहाँ पर इस सवाल का ख़त्मा हो रहा है। उसी के अंदर वो ग्रीन वाला शॉर्ट क्वेश्चन भी आ चुका है। ये अगला रेडियो एक्टिविटी कैसे कहते हैं, रेडिएशंस की कितनी इकसाम होती हैं, इनके करेक्टरिस्टिक्स यानी खसूसियात बताएं। अल्फ़ा बीटा गैमा रेज बतानी है और डेफिनेशन बतानी है। 165 पेज। इसी के अगला टॉपिक है रडार के बाद रेडियो एक्टिविटी आ गई। पहले तो जनाब पूरा का पूरा मैंने टिक किया हुआ 10.5 टॉपिक। इसमें पहले डेफिनेशन आ जाएगी, उसके बाद आपने बताना है कि रेडियो एक्टिविटी का अमल दरियाफ्त किसने किया। हेनरी बेकल, जब उसने यूरेनियम पर मुशाहिदा किया। फिर जनाब उसकी 3 इकसाम है, अल्फ़ा रेडिएशंस होती है, बीटा होती है, और जनाब गैमा रेज होती हैं, जो हाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है, इंतहाई तेज़ी से चलती हैं, इंतहाई के अंदर एनर्जी होती है। इन पर किसी किस्म की इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड का कोई असर नहीं था। ये अपने इलाके की बादशाह हैं, यहाँ तक पूरा फुल्लो फुल कुल्लो कुल। रेडियो आइसोटोप्स क्या होते हैं, इसी का अगला सवाल। आपको पता है कि वो एलिमेंट्स जिनके आइसोटोप्स हों पर वो उनका एटॉमिक नंबर 83 से ज़्यादा हो, उनको न्यूक्लियाई या न्यूक्लियर आइसोटोप्स कहा जाता है। यहाँ से है। असल में डेफिनेशन नहीं पूछी गई, तो ये आप इसको एज आ शॉर्ट क्वेश्चन एक्स्ट्रा याद कर लें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सवाल के अंदर पूछा गया है रेडियो आइसोटोप्स क्या होते हैं। अच्छा, होते हैं जी, पूछा गया है, मैं माजरत चाहता हूँ, तो बताना है जनाब कि क्या होते हैं। यहीं से शुरू होगा। ऐसे आइसोटोप्स जो रेडियो एक्टिविटी के अमल हों, रेडियो आइसोटोप्स कहलाते हैं, और आगे इनके फ़वाइद बता देने हैं, वहाँ से लेकर और यहाँ तक है। लेकिन एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि सिर्फ आइसोटोप्स क्या होते हैं। सवाल हमने सही निशान लगाया हुआ है, रेडियो आइसोटोप्स यहीं से स्टार्ट हो रहा है, इधर से यहाँ तक है। बचाव नहीं पूछा गया, एहतियात नहीं पूछी गई। एक्सरेज कैसे हासिल होती है, इसकी खसूसियात और फ़वाइद लिखें। 167 एंड 168 पेज है जी। बड़ी बुनियादी चीज़ है, कोई हादसा पेश आ जाए, कोई और टेस्ट कराना हो, एक्सरेज की जाते हैं। मैंने निशान पूरा लगाए हुए है, पिंक कलर फुल लॉन्ग है, इसके अंदर वो सारे शॉर्ट भी कवर हो जाते हैं। 10.6 पूरा टॉपिक करना है, चलते जाएंगे। डायग्राम मुश्किल नहीं है, कर लें। अगर बड़ा सवाल आ जाए तो अच्छा डायग्राम बना दें, नहीं तो फिर छोड़ दें। और उसकी खसूसियात बतानी है। चलते चलते 4 खसूसियात ये हैं और उसके फ़वाइद बताने हैं, और यहाँ पर सवाल ख़त्म हो रहा है। एहतियात इसमें शामिल नहीं है। बस वैसे भी उसने सही बताया नहीं कि क्या एहतियात करें, बस लिखो जी एहतियात करनी चाहिए। क्या एहतियात करें ये कोई नहीं लिखोगा। कभी आपने गौर किया होगा, जो एक्सरे लेने वाला शख्स है वो पीछे हो जाता है जब एक्सरे का बटन दबाया जाता है लकड़ी के पीछे, और उसने एक ख़ास किस्म की लेदर जैकेट पहनी होती है ताकि जो रेज़ हैं वो टकरा कर कमरे से उसकी तरफ ना आए, और आप एक्स्ट्रा लोगों को भी बाहर निकाल दी जाता है, क्योंकि ये रेज़ नज़र तो नहीं आती लेकिन इंतहाई तेज़ होती हैं और ये टिश्यूज़ को नुकसान पहुँचाती हैं।
आपको यकीनन मालूम है कि जिस शख्स ने एक्सरे ईजाद किया उसने सबसे ज़्यादा टेस्ट अपनी वाइफ के हाथ के किए और आखिरकार उसकी बीवी इस वजह से फौत हो गई कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा रेडिएशन हो गई थी और उसकी हड्डियों के अंदर से ख़त्म हो गई थी। अगला सवाल आगे जी, एक्सरेज और सीटी स्कैन में क्या फ़र्क है? इलाज के लिए कौन सा तरीका बेहतर है? एक्सरेज के बारे में अभी हम निशान लगा चुके हैं पेज 167 पे, जबकि सीटी स्कैन आपने वो बड़ी सी मशीन देखी हुई है जिसके अंदर पूरे इंसान को डाल दिया जाता है, मगर अच्छी बात यह है कि इंसान वापस बाहर थोड़ी देर के बाद निकल भी आता है। तो दोनों का फ़र्क बताना है तो 167 पे पहले ये देखते हैं, फिर 170 पे वो देखते हैं। तो ऑलरेडी मैंने ये जनाब निशान लगाए हुए। पहले डेफिनेशन बता दें कि एक्सरेज इंसान की यादगार दरियाफ्त में से एक है जो असाती ईजाद हुई, ज़्यादा एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन फलां फलां रेडिएशन कहलाते हैं। इसका मतलब है कि बग़ैर सर्जरी के जिस्म के अंदर हड्डियों और दांतों में किसी भी खराबी का पता एक्सरे से लगाया जा सकता है। बुनियादी बात ये बतानी है, डेफिनेशन बताएं या ना बताएं, और असल चीज़ जो अब है वो आगे है कि कौन सा बेहतर है। सवाल पूछा गया कौन सा बेहतर है, सीटी स्कैन। ये जी सीटी स्कैन, ये असल में उसका जवाब ये है। सीटी स्कैन की डेफिनेशन बता दें 2 लाइनों में। सीटी स्कैन भी एक्सरे की एक ख़ास किस्म है जो एक्सरे बीम के बजाय बहुत सी बीम जिसमें दाखिल की जाती है। जो मशीन इस मकसद के लिए इस्तेमाल होती है उसे सीटी स्कैनर कहते हैं। और उसके बाद ये बताना आपने, जैसा कि सीटी स्कैन आम एक्सरे की निस्बत ज़्यादा एक्सरेज की ज़रूरत होती है, लिहाजा डॉक्टर इंतहाई ज़रूरत के तहत सीटी स्कैन तजवीज़ करते हैं। इसमें यह है कि ज़्यादा बीमारियों का पता लगता है। और जिस बंदे ने ये सीटी स्कैन ईजाद की थी उसको नोबेल प्राइज़ भी मिला, सर जोफ्री हंसफील्ड। इंडस्ट्री शुरू हो गई, लेकिन इंडस्ट्री शुरू करने से पहले एक एक्स्ट्रा सवाल बिल्कुल नीचे देखें आप। ये सवाल बोर्ड में आ चुका है। अल्ट्रासाउंड क्या होता है, इसकी खुसूसियात और फ़वाइद एक्सरसाइज में नहीं है मगर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पेज 168 169 पे पहले अल्ट्रासाउंड का कॉलम इसी के आगे है। ये अल्ट्रासाउंड है, ये ऊपर है, ये जी पेज आपका 160 ऊपर है, ये 168, ये अल्ट्रासाउंड आ गया। तो अल्ट्रासाउंड को टिक कर लें, ये एक्स्ट्रा सवाल है और लाजमी करना है। अल्ट्रासाउंड होती क्या है आपको थोड़ी देर पहले पता लग चुका है कि 20 किलोवाट से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाली जो होती हैं उनको अल्ट्रासाउंड्स कहते हैं। चलते जाएं क्या होती हैं, कैसे जनाब ये जिस्म में से निकालती हैं, हरकत कराती हैं, उसके बाद इसके फ़वाइद क्या हैं वो सारे बताने, और आखिर में इसका जनाब सवाल यहाँ पर एंड कर देना है। तो ईसीजी से पहले ये एक्स्ट्रा सवाल ख़त्म हो जाएगा। एक उसने दिलचस्प बात बताई है, अगर किसी मिट्टी वाली चीज़ को पानी में डालकर अल्ट्रासाउंड ऑन की जाए तो वो जो गर्द है वो वाइब्रेशन की वजह से हमसे अलग हो जाती है, लेकिन हमें अल्ट्रासाउंड आवाज़ मालूम नहीं होती क्योंकि ये बहुत ही तेज़ आवाज़ है, हमारे कान इसको सेंस नहीं कर सकते। जहाज़ों पे भी लगी होती है, सबमरीन्स पर भी लगी होती है अल्ट्रासाउंड। तो ये अहम सवाल था एक्स्ट्रा जो करना है। अब हम आते हैं असल जो हमारे एक्सरसाइज के टॉपिक्स हैं। स्टील मिल की अहमियत और फ़वाइद पर रोशनी डालने। तमाम मिलों का बारी बारी पूछा गया है। पहले है स्टील मिल। स्टील मिल शुरू तो ऊपर से हो रहा है यहाँ से, मगर यहाँ से नहीं करना। एक्चुअली जो सवाल एग्जैक्ट बताया गया है वो बताना है, तो मैंने निशान लगा दिया। फिर सवाल देख लेते हैं, स्टील मिल की अहमियत और फ़वाइद। तो पहले तो यहाँ से शुरू करें कि स्टील मिल जनाब करती क्या है। ऊपर से ज़रूरत ही नहीं है, यहीं से स्टार्ट कर दें, बस यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इसमें जनाब पहले जिक्र है कि आयरन स्टील बनता कैसे है, उसके बाद स्टेनलेस स्टील कैसे बनता है, फिर पाकिस्तान स्टील मिल जो है वो किस तरह ख़ाम माल मुहैया कर रही है वो बताना है, फिर जनाब इसके क्या फ़ायदे हैं, आलात जराई किए जाते हैं ऑपरेशन के लिए, इसके लिए गुजरावाला सियालकोट वगैरह मशहूर हैं। तो यहाँ तक आपने इसका पूरा मुकम्मल कर लेना है, इधर से लेकर इधर तक, छोटू लॉन्ग। उसके बाद फार्मास्यूटिकल, दवाइयों वाली इंडस्ट्री आगे, पेज नंबर 173 फार्मास्यूटिकल्स। इसी के आगे जी फार्मास्यूटिकल है। ये तो बिल्कुल ही छोटू सवाल है ये वाला, बस फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, मेडिसन, फार्मेसी का जिक्र आ गया और असरात का जायज़ा लिया जाता है। ये जी
अगली है, इसी से आगे है, सिंथेटिक फाइबर क्या होते हैं? मसनूई रेशे, सिंथेटिक फाइबर्स। पहले तो बताना है कि रेशे दो किस्म के होते हैं, कुदरती रेशे जो कि कॉटन वगैरह होती है, जूट वूल्स सिल्क होती है, और एक होता है मसनूई रेशा। मसनूई रेशा का पूछा गया है। सिंथेटिक फाइबर इंडस्ट्री, मसनूई रेशा कैसे तैयार की जाता है? मुख्तलिफ केमिकल्स को मिलाकर बनाया जाता है। पोलिएस्टर, नायलॉन का नाम सुनोगा, रेयान सुनोगा, उसके बाद एक्रेलिक का नाम सुनोगा, और पेट्रोलियम वगैरह से हासिल की जाती है। उसके बाद बताना है कि ये टेफ्लॉन वगैरह भी बनता है। बनता कैसे है? स्पिनिंग की जाती है, इसको खींचा जाता है, स्ट्रेच काटा जाता है और रील बनाकर इसको किया जाता है। आपने पॉलिस्टर के तकिए वगैरह आजकल देखे होंगे, वो रुई की तरह लगती है मगर ज़्यादा फाइन होती है और हल्की होती है बहुत। तो यहाँ तक इसका जवाब था, छोटा सा, बिल्कुल छोटी एक लाइन ये है, और ये जनाब छोटा सा इसका टॉपिक है। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के अहम सेक्शनों के मुतालिक आप क्या जानते हैं? इसी से अगला टॉपिक, पाकिस्तान की सबसे बड़ी इंडस्ट्री टेक्सटाइल, पाकिस्तान की इकानमी की बैकबोन। पाकिस्तान की इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा सेक्टर टेक्सटाइल है, और इसके अंदर फिर बता दें कि 3 प्रोसेस होते हैं। कुछ स्पिनिंग मिलें होती हैं जो कि धागा बनाती हैं रुई से, कुछ वीविंग मिलें होती हैं फैब्रिक बनाती हैं, पहनने वाले कपड़े मगर अनस्टिच, और इसमें कुछ फिर आगे जनाब आपकी आ गई निटिंग आ गई, जिसमें गारमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग आ गई, ये स्टिच कपड़े होते हैं। आगे फिर डिटेल बता देनी है, स्पिनिंग क्या होता है और वीविंग क्या होती है। उसके बाद बता देना है निटिंग क्या होती है, ये जो सॉक्स वगैरह उनका कपड़ा तैयार होता है बनियानों का, ये निटिंग पे होता है। इसको बाद में फिर प्रिंट कर लिया जाता है और इसको डाई करते हैं, और जब इसी को स्टिच कर दी जाता है कटिंग के बाद और इस्त्री वगैरह करके पैक किया जाता है, तो उसको गारमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग कहा जाता है। यहाँ तक लेदर इंडस्ट्री 174 175, इसी से आगे लेदर इंडस्ट्री, पाकिस्तान की लेदर जैकेट्स, वैलेट्स, हैंड बैग्स पूरी दुनिया में जनाब चलते हैं। मैं खुद रहा हूँ, मिडल ईस्ट में बहुत ज़्यादा मांग है पाकिस्तानी लेदर प्रोडक्ट्स की। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? लेदर प्रोडक्ट्स क्या होती है, कहाँ से हासिल होती है? भेड़, बकरियाँ, गाय, भैंस और ऊँटों से। अब एक आर्टिफिशियल लेदर भी तैयार किया जा रहा है मगर उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। उसके बाद आगे चलाते जाएँ और बस यहाँ पर ख़त्म हो गया। अहम नुकात लाजमी करने हैं हमेशा की तरह, और इसमें इसके अलावा जनाब इस्लाहात वो लाजमी करनी है हमेशा की तरह, ये मस्ट। इसमें से एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं। शुगर प्रोसेसिंग, आखिरी सवाल है, शुगर प्रोसेसिंग, शुगर इंडस्ट्री। एक तो शुगर हुआ जिसको डायबिट कहते हैं, वो बीमारी है शुगर की, ये शुगर है खाने वाली चट्टी चीनी। कैसे बनती है? आपने सुना होगा गन्ने से बनती है, लेकिन आज आपको पता लग गया कि ये गन्ने और चुकंदर दोनों चीज़ों से बनती है। दुनिया में 2 तरीके हैं शुगर चीनी बनाने के। पाकिस्तान की तमाम इंडस्ट्री में शुगर बहुत ज़्यादा अहमियत है। शुगर एक कुदरती तौर पर पौधों फलों में पाई जाती है, और शुगर 2 तरीकों, गन्नों से और शुगर बीट यानी चुकंदर से हासिल होती है। आपने देखा होगा चुकंदर इंतहाई गहरे रंग का एक बहुत ज़्यादा जो है ख़ास किस्म का एक, ये वेजिटेबल भी कह सकते हैं, इसको सैलड के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। तो आगे बताना है कि गन्ने से शुगर तैयार कैसे होती है। बुनियादी बात याद रखें, जो गन्ने का रस आप लोग पी जाते हैं होटा होट, इसमें 4-5 चीज़ें होती हैं। इसमें सुक्रोज होता है, इसके अंदर ग्लूकोज होता है, फ्रक्टोज होता है, पानी होता है, और फाइबर होती है, रेशा, स्टार्च होता है। लेकिन जो चीनी बनती है ये सिर्फ एक चीज़ से बनती है, ये सिर्फ सुक्रोज को से बनती है, बाकी सारा फेंक दी जाता है चीज़ें या और मकसद इस्तेमाल होता है। लेकिन जो चीनी आप यूज़ करते हैं ये सिर्फ गन्ने के रस में से सुक्रोज को निकाला जाता है और उसको फिर मुख्तलिफ तरीक़ों से क्रिस्टल की शक्ल में किया जाता है और चीनी आपके सामने आ जाती है। इसलिए जब और अमूमन जहाँ भी इंडस्ट्रियल शुगर मिल लगी होती है वो गन्नों के खेत के करीब लगी होती है ताकि ट्रांसपोर्टेशन भी बच जाए। तो पहले जूस निकाला जाता है, प्योरीफाई किया जाता है, फिर एवापोरेशन हो जाती है, कसाफ्तें निकाली जाती हैं, साफ़ किया जाता है, फिर क्रिस्टल बनाने का अमल शुरू होता है, शीरा। उसके बाद इसको जब सेंट्रीफ्यूगेशन अलग-अलग की जाते हैं इसके आइटम्स, आखिर में इनको खुश्क करके जो उसको पैक किया जाता है और शुगर हासिल हो जाती है। जो बाकी मांदा चीज़ें हैं वो फोक होती है जिसे अमूमन बिजली वाला या चिप बोर्ड या पेपर बनाते हैं, और मोलेसेस होता है जो कि अल्कोहल और मवेशियों की खुराक में इस्तेमाल होता है। तो जनाब चैप्टर आपका ख़त्म हो गया। बड़ी लंबा चैप्टर था, सुना था शैतान की आंत लंबी है, वो तो किसी ने नहीं देखी, लेकिन चैप्टर का हमें ज़रूर पता लग गया कि बड़ी लंबा चैप्टर है जी। तो उसके बाद हमारा रह गया आखिरी चैप्टर, चैप्टर नंबर 11, और उसकी भी इंशाल्लाह बनाते हैं जी वीडियोस। अल्लाह हाफिज़, सी यू, बाय बाय, टाटा।